यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करें। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक और इसके 1000 क्वेश्चन की सीरीज को आज हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि पोषण और स्वास्थ्य से रिलेटेड 1000 क्वेश्चंस जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अलग अलग स्टेट में ये एग्जाम्स होती है, तो हर एक स्टेट में जहाँ जहाँ पर भी आपसे पोषण व स्वास्थ्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इससे रिलेटेड जो फैक्ट है जो जानना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए या इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सीरीज को आज से ये शुरू की गई है। लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और अगर पॉसिबल है तो नोट्स ज़रूर से बना लीजिएगा। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को ही होगा कि आपके एक नोट्स यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे और जब आप एग्जाम आएगी तब उसका रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। ओके, सो शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन को, फर्स्ट सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहारीय लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डाइटरी गोल्स फॉर पॉपुलेशन एट लार्ज, मतलब बड़े लेवल पर क्या डाइटरी गोल्स रखे गए हैं, क्या आहारीय लक्ष्य यहाँ पर रखे गए हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ दी अबव। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है न्यूनताजन्य रोगों और विकारों की रोकथाम करना, मतलब जितने भी डिसीज और डिसऑर्डर्स हैं, है ना, उन सबको देखना और उनकी रोकथाम करना, दैट मीन्स उनको पता करके उनका उपचार करना। उपर्युक्तम प्रदर्शन तथा आईबीडब्ल्यू को कायम रखना, मतलब एक जो आइडियल बॉडी वेट होता है दैट इज आईबीडब्ल्यू, है ना, कि एक जो एक माना गया है कि पुरुषों का वजन इतना, महिलाओं का इतना, बच्चों का इतना, उसको एक मेंटेन करके चलना। ठीक है, और सकारात्मक स्वास्थ्य कायम करना। तो देखो तीनों ही ऑप्शन सही है और पॉजिटिव है, गलत तो कुछ है नहीं। ये सारी चीजें अगर ध्यान रही तो मतलब यहाँ पर स्वास्थ्य जो है सही रहेगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आप डिटेल भी देख सकते हैं और क्या क्या चीजें, जैसे 3 तो ऑप्शन में दे रखी थी, इसके अलावा भी चीजें होती है कि बड़ी आबादी के शहर के लिए आहार संबंधी लक्ष्य में शरीर का स्वस्थ वजन बनाए रखना, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पर्याप्त पोषण और सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, जन्म के समय वजन में सुधार हो, बच्चे का जो एक आइडियल वेट माना गया है जन्म के समय उतना होना चाहिए, शिशुओं, बच्चों और किशोरों में विकास को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, कमी से होने वाली जितनी भी चीजें हो रही, चाहे वो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो, उनकी कमी से होने वाली बीमारियों को आइडेंटिफाई करना, उनकी रोकथाम यहाँ पर करना, दीर्घकालीन आहार संबंधी विकारों को रोकना, जैसे क्वाशियोकर हो गया, मेरास्मस हो गया, कई सारी बीमारियां होती है जो आहार में भोजन की कमी से यहाँ पर हो जाती, संतुलित भोजन की कमी से हो जाती, उन पर यहाँ पर ध्यान देना, और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को यहाँ पर स्वच्छ बनाए रखना, स्वस्थ बनाए रखना उनको, ये सारी बड़े लेवल पर बड़ी आबादी की आवश्यकताओं के अंदर इन्हें कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? इंट्रानेटल केयर बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होता है और प्रसव के बाद तक चलता है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल है। यह गर्भावस्था की अंतिम तिमाही की, देखो 3 ट्राइमेस्टर यहाँ पर होते हैं, प्रथम, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरुआत के 3 महीने, 3 से 6 महीने जो अपना चलता है, 4, 5, 6 महीने में सेकेंड ट्राइमेस्टर चलता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर चलता है 7, 8, 9, है ना। तो ये गर्भावस्था की अंतिम तिमाही यानी थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रहा है। उपर्युक्त दोनों यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है इंट्रानेटल केयर को लेकर। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है ये गर्भावस्था की दूसरी तिमाही, मतलब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ महीने में चेकअप्स यहाँ पर किए जाते हैं। तो अपन ने यहाँ पर वो गर्भावस्था वाला कार्ड भी देखा था जिसमें सारे चेकअप्स लिखे हुए रहते, तो वो कब से शुरू हो जाते हैं? फर्स्ट मंथ से ये शुरू हो जाते हैं और 9th तक ये पूरा चलते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन के ऊपर फोकस करूँ तो ऑप्शन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो यही बोल रहा है कि प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, और प्रसव के बाद तक ये पूरी प्रोसेस चलती है जिसमें वैक्सीनेशन और सारी चीजें कवर हो जाती है, महिलाओं को मिलने वाली, जो माता है उनको मिलने वाली गोलियां, सारी चीजें इसमें कंसीडर करी जाती है। तो ये वाली चीज बिल्कुल सही है। अकेले 7, 8, 9th मंथ में ना होते हुए शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा चलती है, 1 से 9 महीने तक पूरा चलती है ना। अब ये चीज भी गलत हो गई और ये चीज भी गलत हो गई, तो केवल ऑप्शन नंबर 1 अपना यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना। शुरू फर्स्ट आरंभ होने से स्टार्ट हो जाती है, प्रसव के बाद तक ये प्रोसेस यहाँ पर चलती है, किसकी? मदर की भी और बेबी की भी। अब दो चीजें इसमें आ जाती है, प्रसव पूर्व देखभाल में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और प्रसव बाद में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये अपन ने जो आईसीएमआर की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लिया गया डेटा है। ठीक है, तो इसे आप एक बार ध्यान से देख लो।
जितने भी नोट्स यहाँ पर बनाए गए हैं ये सारे ऑफिशियल साइट से लेकर ही बनाए गए हैं, क्योंकि सबका अपना अलग अलग डेटा होता है, तो जो एक सभी जगह वैलिड रहेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। गर्भवती होते ही महिला को अपना पंजीकरण उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर करवाना होगा, है ना, अगर इसका लाभ आप लेना चाहते हैं। गर्भावस्था में कम से कम 3 बार चिकित्सक या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से जांच करवा लेनी चाहिए, मतलब मिनिमम 3 बार तो करवानी ही है, और ऐसे आप चाहें तो उसमें हर महीने का इंडिकेट्स होते हैं, हर महीने करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 3 बार तो होना ही चाहिए। अगर सरकारी जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी स्कीम्स यहाँ पर चलाई गई है महिलाओं और बच्चों के लिए, अगर आप इस अवस्था में या महिला इस अवस्था में इन सारे बेनिफिट्स को लेना चाहती है तो एटलीस्ट 3 चेकअप यहाँ पर उसके होना जरूरी है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत होना, जैसे रक्तस्राव होना, गर्भ का हिलना डुलना बंद हो जाना, उच्च रक्तचाप नहीं होना, हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पर हो गया है, चेहरे और पैरों में सूजन होना, खून की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन 7% से कम चला गया है, 1 महीने में 3 किलो से ज्यादा वजन बढ़ गया, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से यहाँ पर संपर्क करना है। चिकित्सक या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा बताए अनुसार आयरन और फॉलिक एसिड की एक गोली नियमित रूप से 100 दिन तक अवश्य रूप से खानी है, ठीक है। ये तो पूर्व की देखभाल हो गई। धनुष भोई, जिसे टिटनेस के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है जो माता और बच्चों दोनों के लिए प्राणघातक हो सकती है। अतः पंजीकरण के समय एवं 1 माह के बाद टिटनेस का टीका अवश्य रूप से लगाना है, ठीक है, ये महिला को लगवाना है ना, ताकि उसके बच्चे को भी इससे कोई खतरा, इस बीमारी से यहाँ पर कोई खतरा नहीं हो। ओके, चलिए, आपको पता ही है कि महिलाओं को कौन कौन से टीके यहाँ पर लगते हैं। गर्भवती महिला को टिटनेस, इन्फ्लुएंजा का भी लग जाता है, हेपेटाइटिस बी का लग जाता है, रेबीज का लग जाता है, मेनिंगोकोकल का लग जाता है। राइट, ये जो अपन ने थ्योरी में पूरा डिस्कस किया है। गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि के लिए गर्भवती स्त्री को सामान्य से अधिक भोजन यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे के लिए भी आवश्यक होगा। गर्भावस्था में जो माताएं ठीक से खा नहीं पाती है उन्हें प्रसूति के समय कई समस्या का सामना करना पड़ता है, और बच्चे का वजन जो निर्धारक मानक है 2.5 किलो, उससे भी यहाँ पर कम होता है। अतः गर्भवती महिलाओं को अपने आहार में दाल, अंडा, मांस, मछली, पालक, हरी सब्जियां, दूध, घी आदि को पर्याप्त मात्रा में शामिल करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को समुचित विश्राम की आवश्यकता होती है, उसे किसी भी प्रकार का कोई भारी काम यहाँ पर नहीं करवाना है। अब प्रसवकालीन देखभाल की बात अगर हम लोग यहाँ पर करें, और प्रसव पश्चात जो जो देखभाल होगी उसकी बात यदि हम लोग करें, तो किसी स्वास्थ्य संस्था या अस्पताल में प्रसव करवाना सबसे सुरक्षित है। अगर उस समय ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो अगर कोई प्रसवदायी है या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या स्वास्थ्य महिला निर्देशक है तो उसकी सहायता यहाँ पर ली जा सकती है। प्रसव के समय स्वच्छता का पूरा ध्यान यहाँ पर, हाइजीन का पूरा ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। बच्चे का जन्म होते ही उसे स्तनपान करवाएं, क्योंकि माँ का पहला दूध, जिसे हम लोग कोलेस्ट्रॉम भी बोलते हैं, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है ना, जिसे खीस भी बोला जाता है, बच्चे के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, तो उसे अवश्य पिलाएं। 2-3 घंटे के अंतराल से बच्चों को स्तनपान कराते रहे। 6 माह तक की आयु को शिशु को केवल माँ का दूध ही यहाँ पर देना है। अगर कोई दूसरा फूड बाहर से दिया गया तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के खतरे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ओके, देखो, इसमें प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव, 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा, 30 मिनट में नाल का नहीं निकलना, अगर इस प्रकार की कोई समस्या पैदा होती है, बच्चा नहीं रो रहा है, शरीर पर पीलापन नजर आ रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल उसे लेकर जाए। माँ को सामान्य से अधिक भोजन करना चाहिए, काफी मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेना चाहिए, है ना। बच्चे को भी दूध की पर्याप्त मात्रा मिल पाएगी उससे, और माँ में भी लौह तत्व और विटामिन की अधिक आवश्यकता इस समय रहती है ना। तो भोजन के साथ रोजाना 100 दिन तक आयरन और फॉलिक एसिड की गोली हर रोज लेनी है। ये सभी राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। माँ और बच्चे को साफ रखना बहुत ही आवश्यक है, रोज नहाना, कपड़े क्लीन रखना, ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब हाइजीन का खास करके इसमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये सारी चीजें जो अपन ने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक पूरा टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अगला देखिए, हेपेटाइटिस बी के क्या क्या कारण यहाँ पर हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड ड्यू टू, यहाँ पर मल संदूषण की वजह से होता है, जल संदूषण या आंत्रेतर मार्ग पेरेंटल रूट के थ्रू हो सकता है, या फिर भोजन संदूषण के थ्रू यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, देखो, हेपेटाइटिस के कई सारे टाइप होते हैं, जिसमें से हेपेटाइटिस बी जो होगा वो आंतरिक मार्ग के थ्रू होता है, पेरेंटल रूट के थ्रू होता है। अब कैसे होता है इसको अपन यहाँ पर समझ लेते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें कुछ चीजें आपको दिखाई गई है।
है ना। हेपेटाइटिस बी कैसे व्यक्ति को इन्फेक्ट यहाँ पर कर सकता है, किस तरीके से हेपेटाइटिस बी हो सकता है ना। डायरेक्ट ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट यहाँ पर हुआ है ना, इसके थ्रू हो सकता है। ये बच्चों में देखा जा सकता है, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग द बर्थ, माँ से एक बच्चे में ये प्रवेश कर सकता है। किसी ने देखो टेटूज बनवाए हैं, तो जो सीजर वगैरह, जो चाकू नाइफ वगैरह यहाँ पर यूज किया गया हाथ पर, वो दूसरे व्यक्ति के लिए सेम यूज किया गया है ना, तो इससे हो सकता है। अगर नीडल यहाँ पर शेयर की गई है, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाए, वही इंजेक्शन फिर दूसरे को लगा दिया, दूसरे पेशेंट को, तो उससे हो सकता है ना। हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट के थ्रू ये हो सकता है कि किसी दूसरे का यूज किया हुआ सामान हमने यूज कर लिया हो, उसके थ्रू ये हो सकता है। ठीक है, कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। हेल्थ केयर जितनी भी प्रैक्टिस, जितनी भी मशीन्स वगैरह होती है, तो इनके थ्रू भी ब्लड कॉन्टैक्ट होने के थ्रू हेपेटाइटिस बी यहाँ पर हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू भी यहाँ पर हेपेटाइटिस हो सकता है। तो अभी यदि हम लोग ऑप्शंस की बात करें, तो ऑप्शन में लिखा हुआ था पेरेंटल रूट, है ना, मतलब वही चीज है कि इंजेक्शन, सुई, नीडल्स के थ्रू जो है हमारे शरीर में कोई इन्फेक्टेड ब्लड यहाँ पर एंटर कर रहा है ना, तो इस तरीके से जो है हेपेटाइटिस बी होने के लक्षण में आता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं हेपेटाइटिस कितने टाइप के होते हैं। ए, बी, सी, डी और ई टाइप के होते हैं। ठीक है, ये 5 टाइप यहाँ पर होते हैं। अब इसमें से बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे भी अपन साथ के साथ देख लेंगे। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर साल 1.4 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। ये दूषित भोजन और दूषित पानी के सेवन की वजह से होता है। तो बाकी ऑप्शन में अपन को बोला था उसने कि दूषित भोजन, दूषित पानी, तो हेपेटाइटिस ए जो है ये दूषित भोजन और दूषित पानी की वजह से होता है, मोस्ट कॉमन इसको बोला जाता है। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूशन और सीमन और दूसरे फ्लूइड के एक्सपोजर के कारण यह संक्रमित होता है। हेपेटाइटिस बी वही ब्लड इन्फेक्शन बोल सकते हैं इसको, इन्फेक्टेड ब्लड से यदि हम लोग कांटेक्ट में आ गए तो ये हेपेटाइटिस बी यहाँ पर हो सकता है। एचसीवी मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ना, एचसीवी, एचबीवी, ये सबके कोड आप बोल सकते हैं, है ना, ये सब इनके कोड है। एच बी वी, एच सी वी मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, ये हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण यहाँ पर होगा, यह ब्लड और इन्फेक्टेड इंजेक्शन के इस्तेमाल से होता है। सेम चीज जैसे बी में होती है, इन ब्लड और इन्फेक्टेड इंजेक्शन का यदि नॉर्मल सामान्य व्यक्ति के ऊपर यूज किया गया तो वो भी यहाँ पर हेपेटाइटिस सी का शिकार हो जाएगा। हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण ये रहेगा, जो लोग पहले से एचबीवी वायरस से ग्रसित है, जिनको ऑलरेडी एचबीवी है, हेपेटाइटिस बी से वो ग्रसित है, तो उन लोगों को ही हेपेटाइटिस डी यहाँ पर होता है। और ये जब दोनों एक साथ हो जाते हैं, बी और डी एक साथ यहाँ पर हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इससे रिकवर करने में। फिर आ जाता है अपना हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई वायरस के कारण ये रहता है, एचईवी जिसे कहा जाता है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में हेपेटाइटिस के संक्रमण का यही कारण है, यह विषाक्त पानी और खाने के कारण होता है। ये भी पानी और खाने के कारण हो रहा है, जैसा हेपेटाइटिस ए आप देख रहे हैं, दूषित भोजन और दूषित पानी के सेवन से। ठीक है, तो आप इसमें ये ध्यान रखिएगा, जैसे हेपेटाइटिस बी है ना, जब हेपेटाइटिस बी होगा तभी हेपेटाइटिस डी होगा, और हेपेटाइटिस सी भी यहाँ पर ब्लड और इन्फेक्टेड इंजेक्शन की वजह से होता है। ओके, ध्यान रहेगी ये वाली चीज। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें एक चीज और देख लेते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। पेरेंटल रूट जो होता है, अगर इसको कोई बोल दे कि इसको डिफाइन करो, पेरेंटल रूट का मतलब क्या होता है, तो एक बार आप ये चीज भी देख लीजिए, है ना। पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। पेरेंटल दवाएं आहार नाल के अलावा किसी अन्य मार्ग से दी जाती है, जैसे कि एक तो गोली आप ले रहे हो, है ना, जो आप यहाँ पर गोली निगलते हो, कोई भी मेडिसिन वगैरह यहाँ पर लेते हो, तो ये जो दवाएं हैं आहार नाल के अलावा किसी और मार्ग से दी जा सकती है। जैसे कि अगर हम लोग बोले इंट्राडर्मल, स्किन के नीचे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ इंजेक्शन लगाया, ठीक है, तो स्किन के थ्रू यहाँ पर दी गई है। अगर हम लोग देखें आर्टरी में इंजेक्शन यहाँ पर लगा है, कई बार नस में इंजेक्शन लगता है, तो इस तरीके से अगर कोई दवा शरीर के अंदर इंजेक्ट करी जा रही है, मतलब हम लोग बोलेंगे कि उसको पेरेंटल रूट के थ्रू दिया गया है। ठीक है, एक तो गोली लेना, और उसके अलावा अगर शरीर में दवाई कहीं से भी इंजेक्ट करती है तो उसको पेरेंटल रूट यहाँ पर बोला जाता है। देख लो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंट्राधमनी के थ्रू, इंट्रा आर्टिकुलर के थ्रू, ठीक है, इंट्रामस्कुलर के थ्रू, या इंट्रावेंस, ठीक है, वही धमनी कोशिका शिरा के अंदर जो है दवाई को इंजेक्ट किया जाता है। अब इसके अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग जगह दवा यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, इंजेक्शन का कोण और प्रवेश की गहराई इंजेक्शन के प्रकार को इंगित करती है। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई इंजेक्शन आपको बहुत ज्यादा दर्द करता है ना, क्योंकि जिस तरीके से उसको लगाया जाता है, जैसी दवाई होगी उस तरीके से इंजेक्शन यहाँ पर लगाया जाता है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या बोल रहा है,
किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को क्या कहा जाएगा? जैसे हैजा मलेरिया यहाँ पर हो रहा है। क्या बोला इसने कि किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में, कोई एक स्पेसिफिक क्षेत्र है, वहां पर कोई संक्रामक बीमारी फैली हुई है जो एक से दूसरे में प्रवेश कर रही है, या वहां पर जो है दूषित भोजन या दूषित पानी की वजह से अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसको एपिडेमिक नाम दिया जाए। जस्ट लाइक अभी कोविड निकला ही है, तो सब जानते हैं, सबने ये वर्ड सुने होंगे। एपिडेमिक, एंडेमिक, कैरियर उसको बोला जाएगा, या फिर संचरणशीलता की अवधि उसको बोला जाएगा। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी यहाँ पर उसको कहा जाएगा। क्या आंसर होगा? देखो, तीन चीजें मेन होती है, एपिडेमिक होता है, एंडेमिक होता है और पेंडेमिक होता है। इसने क्या बोला है कि किसी एक स्पेसिफिक, पूरे अगर अपन ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर ले तो किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में वो बीमारी यहाँ पर फैली हुई है ना, वहां के लोगों को ये अफेक्ट कर रही है। एक बार मैं आपको इसको डायग्राम से सिखाती हूँ, डायग्राम से अपन इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले इस डायग्राम को देखो, देन हम लोग वापस से क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तीन चीजें हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडेमिक का मतलब जैसे ये पूरी पृथ्वी, आप इसको समझिए ये पूरी अर्थ है ना, अर्थ के ये कुछ रीजन्स हैं, और ये जो येलो डॉट्स है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस जगह ये बीमारी फैली हुई है। ठीक है, क्या बोला गया है? एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक डिसीज का मतलब होता है इट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ सर्टेन पॉपुलेशन और रीजन विच रिलेटिवली लो स्प्रेड। मतलब क्या बोला गया है कि ये कुछ पॉपुलेशन के बीच में, कुछ लोगों के बीच में, कुछ क्षेत्र में ये फैली हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये फैल रही है ना। इसको क्या बोला जाएगा? एंडेमिक यहाँ पर बोला जाएगा। और देयर मे बी अ पीरियड व्हेन इट डजंट अफेक्ट पीपल एट ऑल इफ इट इज ओनली प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। मतलब ये वहाँ के वायुमंडल में, वहाँ के इन्वायरमेंट में फैली हुई है, जरूरी नहीं कि सारे लोग इस बीमारी से ग्रसित हो। जस्ट लाइक मलेरिया है, जो अगर अपन बोलें तो जरूरी नहीं कि हर लोग यहाँ पर इस बीमारी से ग्रसित होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे कि इस डायग्राम से ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पूरी कंट्री के कुछ हिस्सों में ये बीमारी यहाँ पर फैली हुई है। अब आ जाता है अपना एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है कि किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में ही वो बीमारी फैल रही है। जैसे पर्टिकुलर एक स्टेट आप ले लो, अभी अगर मैं स्टेट वाइज यहाँ पर बात कर लूँ तो इस स्टेट में पता नहीं ये कौन सा वायरस है जो वहाँ के सारे लोगों को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। बाकी ये कहीं पर नहीं है, पर्टिकुलर उसी रीजन के अंदर है ना। तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा? एपिडेमिक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इज व्हेन देयर इज अ सडन इंक्रीज इन केसेस स्प्रेडिंग थ्रू अ लार्ज पॉपुलेशन लाइक अ कंट्री। मान लो पर्टिकुलर कोई भी हमने एक एक्स कंट्री ले ली, इस एक्स कंट्री के अंदर ही ये बीमारी है, बाकी किसी भी कंट्री या बाकी किसी भी कॉन्टिनेंट में ये बीमारी नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस बीमारी ने सबको क्या कर दिया है? इन्फेक्ट कर दिया है ना। कंट्री ले लो, कॉन्टिनेंट ले लो, पूरी दुनिया जो है इससे अफेक्ट यहाँ पर हो चुकी। इस व्हेन देयर इज अ सडन इंक्रीज इन केसेस स्प्रेडिंग थ्रू सेवरल कंट्रीज, कॉन्टिनेंट और द होल वर्ल्ड। ठीक है, जैसे जस्ट लाइक कोविड हमारे साथ यहाँ पर हो गया था कि हर कंट्री में वो फैल चुका था। तो एंडेमिक के लोगों के बीच में फैल रहा है, लेकिन कुछ कुछ लोग इससे यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं, कुछ कुछ क्षेत्र इससे अफेक्ट हो रहे हैं। एपिडेमिक मतलब स्पेसिफिक एरिया ही इससे अफेक्ट हुआ है, और पेंडेमिक की बात करूँ तो सब कुछ यहाँ पर इससे अफेक्ट हो चुका है। राइट, तो अभी वापस से अपन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति है तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? एंडेमिक नाम दिया जाएगा। एपिडेमिक का आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एपिडेमिक का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखो, एपिडेमिक का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, वो बोलेगा कि एक पर्टिकुलर या किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र को ही उसने अफेक्ट कर रखा है, पर्टिकुलर रीजन को ही उसने यहाँ पर अफेक्ट कर रखा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एपिडेमिक हो जाएगा। और उसने बोला है कि पूरा वर्ल्ड या पूरा क्षेत्र उससे प्रभावित हो चुका है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पेंडेमिक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको ध्यान रखना, ये साइंस में भी आपसे पूछा जाएगा। एक विटामिन जो आयरन के अवशोषण में सहायक होता है, आयरन के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? स्कॉर्बिक एसिड, थायमीन, राइबोफ्लेविन या पेंटोथोनिक एसिड यहाँ पर होगा। देखो, आपको ये तो ध्यान है कि आयरन के अवशोषण में दो विटामिन जो है, ऐसे तो सभी हेल्प करते हैं, लेकिन मेनली जो है दो विटामिन यहाँ पर हेल्प करते हैं। एक तो विटामिन डी करता है और एक विटामिन सी करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो विटामिन डी जो मेन होता है वो कैल्सीफेरॉल ऑप्शन में नहीं है ना। तो क्या बच रहा है? विटामिन सी यहाँ पर बच रहा है, ऑप्शन नंबर 1। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है
आयरन के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, आप डिटेल एक बार देख सकते हैं। आयरन को अवशोषित करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है और आयरन की कमी विटामिन डी के निम्न स्तर का संकेत देती है। अगर आयरन की कमी है दैट मीन शरीर में विटामिन डी की कमी है। अगर मैं ऑप्शन के ऊपर फोकस करूँ तो विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरोल कहा जाता है वो ऑप्शन में नहीं है। राइट, विटामिन सी शरीर को आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। विटामिन सी शरीर को गैरहीम आयरन को पकड़ने और ऐसे रूप में संग्रहित करने में मदद करता है जिससे अधिक आसानी से अवशोषित किया जा सके। यदि शरीर में विटामिन सी है दैट मीन्स आयरन को आसानी से हमारा शरीर क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, बहुत इजीली उसको यहाँ पर अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी चेचक चिकन पॉक्स की संक्रामकता कितने दिन तक रहती है। अगर कोई व्यक्ति छोटा चेचक या चिकन पॉक्स से ग्रसित है तो उसकी स्किन पर जो रैशेस दिखेंगे है ना, 3 दिन बाद तक वो अफेक्ट रहेगा। आखिरी पपड़ी गिर जाने तक, मतलब जब तक कि उसकी स्किन पूरी नॉर्मल नहीं हो जाती। आपको पता है चिकन पॉक्स में पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं, है ना, जब तक बुखार रहे तब तक, क्योंकि इसका सिम्टम ये है कि बुखार इसमें रहता है ना। और इसमें बोला गया है ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक। तो सबसे मेन जो संक्रमण होने का खतरा रहता है ना, कि अगर उस व्यक्ति के संपर्क में, उस बच्चे के संपर्क में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आया, राइट, तो वो भी उससे अफेक्ट यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से अलग रखा जाता है। उसके कपड़े, बर्तन, सब कुछ यहाँ पर अलग रखे जाते हैं ताकि कोई दूसरा उससे अफेक्ट ना हो। राइट, अब इसमें बोला गया है कि ददोरी दिखने के 3 दिन बाद तक, 6 दिन बाद तक, तो संक्रामकता रहती है 6 दिन बाद तक। मतलब 6 दिन तक उसको बहुत ही ज्यादा सिक्योर रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। और जो मेन संक्रमण जो रहता है वो 3 दिन तक सबसे ज्यादा खतरा रहता है दूसरों को अफेक्ट होने का। ठीक है, और इसने पूछा है कि इन्फेक्टिविटी कब तक रहेगी, तो 6 दिन तक इसकी इन्फेक्टिविटी रहती है, 6 दिन तक इसका प्रभाव रहता है। ठीक है, और बोले कि सबसे ज्यादा खतरनाक ये कब होता है, शुरुआत के 3 दिन में इसका प्रभाव ज्यादा रहता है। ओके, चलिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं चिकन पॉक्स दाने शुरू होने से 1 से 2 दिन तक पहले तक संक्रामक यहाँ पर रहता है। और जब तक छाले सूख ना जाए, पपड़ी ना बन जाए, तब तक इसका प्रभाव आप देख सकते हैं। दाने निकलने के 5 से 7 दिनों के भीतर छाले आमतौर पर सूख जाते हैं और उसकी पपड़ी यहाँ पर बन जाती है, मतलब वो सूखने लग जाती है स्किन। बच्चों को घर पर रहना चाहिए, अन्य बच्चों से तब तक दूर रखना चाहिए जब तक कि उसके छाले जो हुए हैं वो ठीक ना हो जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारा शरीर हो गया, हमारा शरीर, हमने भोजन लिया, उसको डाइजेस्ट करना, अवशोषण करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, ये सारी चीजें जो हमारे शरीर में संपन्न हो पा रही है, ये किसकी वजह से, या इस प्रोसेस को, इस एनर्जी को क्या कहा जाएगा, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स कहा जाएगा, या थर्मोजेंसिस, यहाँ पर इसको ताप जनन की प्रोसेस कहा जाएगा। देखो हमारे शरीर को जो ऊर्जा की आवश्यकता लगती है उसको ताप जनन नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इस ऊर्जा को क्या कहा जाएगा, ताप जनन। हर एक व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा यहाँ पर अलग अलग होगी। जो व्यक्ति जिस प्रकार से कार्य करेगा, है ना, रोज उठने भागने वाला या दिन भर बैठने वाला, जिस प्रकार से कार्य करेगा उसका बॉडी या उसकी एनर्जी जो है उसके अनुसार होगी। राइट, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसका जो थर्मोजेंसिस प्रोसेस है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो थर्मोजेंसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एक प्रकार की शारीरिक प्रक्रिया है जो सभी गर्म रक्त वाले जानवरों और कुछ पौधों में पाई जाती है। जैसे मनुष्य जो है गर्म रक्त प्राणी है ना, हम लोग बोलते हैं ना वार्म ब्लडेड, जो कैटेगरी होती है, 2 कैटेगरी होती है, एक कोल्ड ब्लडेड होती है और दूसरी होती है अपनी वार्म ब्लडेड। तो मनुष्य कौन सी कैटेगरी में आता है, वार्म ब्लडेड में। वो किसी भी परिस्थिति में अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी, कितना भी ठंडा हो। और बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं कोल्ड ब्लडेड जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे लाइक कॉमन एग्जांपल आप फिश का ले लो। फिश को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। अगर मैं ध्रुवीय प्रदेशों पर रहने वाले जो पॉलर बियर वगैरह हैं, ईगल वगैरह, उनको इधर लेकर आ जाए अपने क्षेत्र में जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, तो वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जीवों को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो मनुष्य कौन सी कैटेगरी में आ गया, वार्म ब्लडेड में आ गया। अब जो थर्मोजेंसिस होता है ये सेल्यूलर चयापचय का परिणाम है। मतलब हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, ये सारी डाइजेस्ट फूड और ये सारी, है ना, तो और होमोथर्म का एक अनूठा परिणाम है। और ऐसे जानवर जो ठंडे वातावरण में भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, थर्मोजेंसिस की प्रोसेस उनके अंदर होती है।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज के लिए किस रूप में देते हैं? जैसे नवजात छोटे बच्चों में अगर निर्जलीकरण हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी यहाँ पर हो गई है, तो उसको ग्लूकोज दिया जाएगा। ग्लूकोज क्यों दिया जाएगा? सोडियम के अवशोषण के लिए, नन ऑफ दी अबव, ऊर्जा के स्रोत के रूप में, या स्वाद के लिए? देखो एक ऑप्शन तो आपने गलत कर दिया होगा, स्वाद वाला, क्योंकि स्वाद के लिए उसको ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो रहा है और स्वाद के लिए उन लोग कि उसका टेस्ट यहाँ पर डेवलप रहे, इसके लिए ग्लूकोज देंगे, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। अब ऑप्शन जो कंफ्यूजिंग करते हैं वो ये रहता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकि उसके शरीर को ऊर्जा मिले, और दूसरा है यहाँ पर सोडियम के अवशोषण के लिए। तो मेन जो रीजन है सोडियम के अवशोषण के लिए और पानी को अवशोषित करने के लिए यहाँ पर क्या दिया जाता है? ग्लूकोज यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह उपचार यानी कि ग्लूकोज देने वाला, है ना, जब बच्चों में डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, तो बच्चों सहित निर्जलित लोगों को पानी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या सिट्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, और ग्लूकोज प्रदान करने के लिए एक मानकीकृत सूत्र का प्रयोग करता है जब हम निर्जलीकरण होने पर जब ग्लूकोज दिया जाता है। तो ये जो सारी चीजें, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पानी, सोडियम क्लोराइड, है ना, ये शरीर से जितने भी पोषक तत्वों की कमी हो गई है उन सारे पोषक तत्वों को ग्लूकोज के थ्रू यहाँ पर दिया जाएगा। सोडियम के अवशोषण में सहायता के लिए ग्लूकोज यहाँ पर दिया जाता है। जैसा कि अपन को क्वेश्चन में पूछा गया था कि नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज किस रूप में दिया जाता है? सोडियम के अवशोषण के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। महिलाओं के मामले में 25 केजी पर मीटर स्क्वायर से अधिक का बीएमआई किस चीज को इंडिकेट करता है? यदि बीएमआई 25 से ज्यादा है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, अगर बीएमआई 25 से ज्यादा है दैट मीन्स इसको ओवर न्यूट्रिशन यहाँ पर बोला जाएगा, सामान्य से अधिक पोषण बोला जाएगा। और 18.5 से कम है तो उसको क्या बोला जाएगा? अंडर न्यूट्रिशन बोला जाएगा। और अगर 18.5 से 25 के बीच में है तो उसको क्या बोला जाएगा? संतुलित पोषण यहाँ पर कहा जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स, शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक जिसे कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और एक और होता है अपना BMR, जिसे बेसल मेटाबॉलिज्म रेट कहा जाता है। ठीक है, वो हमारी शारीरिक चयापचय क्रिया पर आधारित होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? कोणीय मुखपाक हो जाना, जिह्वा शोथ हो जाना और ओष्ठ विधरता, जिसे चैलोसिस के नाम से भी जाना जाता है, ये किसकी कमी से होती है? मतलब ये जो तीनों बीमारियां दिख रही है ये किस चीज के सिम्टम है या किस विटामिन की कमी से होती है? नियासिन की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से, साइनोकोबाल्मिन, या फिर थाइमिन की कमी से? अब देखो इसमें विटामिन के नाम लिखे नहीं है, ABCD ऐसे नहीं लिखा है, सबके रासायनिक नाम यहाँ पर दे रखे हैं। दैट मीन्स आपको समझना पड़ेगा कि कौन से विटामिन की कमी से ये सारी चीजें होती है। ओष्ठ विधरता आपको समझ में आ रहा है हिंदी में, है ना, होठ में समस्या यहाँ पर हो जाना। ठीक है, होठ सूख जाते हैं। जिह्वा शोथ मतलब टंग जो है पूरे तरीके से सूख जाती है, उस पर चकत्ते पड़ जाते हैं, है ना, जिसे अपन बोलते हैं ना कि दाद हो गए, उस प्रकार से पूरी जिह्वा, टंग यहाँ पर हो जाती है। कोणीय मुखपाक मतलब वही, जैसे कि ये लिप्स है, ठीक है, तो लिप्स के ये जो कोने होते हैं ये पूरे तरीके से घाव यहाँ पर हो जाते हैं, वाइट वाइट कलर का पदार्थ यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो लक्षण है ये कौन से विटामिन की कमी से होते हैं? ये होते हैं विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लाविन। अब हमने इसके लक्षण भी देखे थे विटामिन B2 के, कैलोसिस रोग यहाँ पर हो जाता है। तो यही सारे सिम्टम होते हैं विटामिन B2 की कमी के। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये कुछ इस तरीके से घाव यहाँ पर जम जाते हैं, दोनों साइड ही हो सकते हैं, एक साइड हो सकते हैं। यहाँ पर वाइट वाइट पदार्थ जमना स्टार्ट हो जाता है और जो टंग होती है उस पर सारे चकत्ते यहाँ पर बन जाते हैं, जैसे कि छिल गई हो ना पूरी जुबान, उस तरीके से यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन B2 की कमी से यहाँ पर होता है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा विटामिन B2 की कमी से स्किन संबंधी, और जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एंगुलर स्टेमोटाइटिस, ठीक है, और हिंदी में बोले तो कोणीय मुखपाक, जिह्वाशोथ यानी ग्लोसाइटिस और चैलोसिस। ठीक है, ये तीनों जो है विटामिन B2 की कमी से होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है किसका वितरण? क्या बोला गया है? जन समूह में अगर आयोडीन की कमी हुई है, लोगों में आयोडीन की कमी हुई है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन लोगों के बीच में किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? आयोडाइज्ड वाटर को, आयोडाइज्ड वातित पेय को, आयोडीन युक्त नमक को। डेफिनेटली नमक का सेवन यहाँ पर करना पड़ेगा अगर आयोडीन की कमी हुई है, तो आयोडाइज्ड सॉल्ट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन जो है किस समय दिया जाता है?
देखो बच्चे को शुरुआत में जैसे ही जन्म होता है तो विद इन 24 आवर्स 3 वैक्सीन दिए जाते हैं, जिसमें एक आ जाता है अपना बीसीजी, एक पोलियो वाली ड्रॉप यहाँ पर दी जाती है ओपीवी, है ना, ओरल पोलियो। और इसके बाद आ जाता है हेपेटाइटिस बी, ये जन्म होते ही सीधे विद इन 24 आवर्स देना रहते हैं बच्चे को। अब जो खसरे का वैक्सीन आता है वो आता है अपना 9 से 12 महीने के बीच में, जो है खसरे का फर्स्ट डोज लगता है। ठीक है, तो 9 माह दे रखा है ऑप्शन में, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक तो दिया जाता है खसरे का पहला डोज और विटामिन ए का पहला डोज यहाँ पर दिया जाता है, कब? 9 से 12 महीने के बीच में। ओके, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? और 16 से 24 महीने यानी कि दूसरे साल के बीच में, 16 से 24 महीने जो रहेंगे, इस बीच में खसरे का दूसरा डोज यहाँ पर लग जाता है। ओके, चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। शिक परीक्षण किया जाता है, जो शिक टेस्ट होता है वो किसमें किया जाता है? अगर कोई व्यक्ति मेनिनोजाइटिस से यहाँ पर ग्रसित है, डिप्थीरिया से ग्रसित है, पर्ट्यूसिस से या पोलियो से ग्रसित है, तो देखो जो शिक टेस्ट होता है वो डिप्थीरिया के लिए यहाँ पर किया जाता है। बेसिकली हमारे शरीर में डिप्थीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही है या नहीं बन रही है, इसको चेक करने के लिए शिक परीक्षण यहाँ पर किया जाता है। तो इसका थोड़ा सा आप हिस्ट्री देख लीजिए। 1913 में विकसित शिक टेस्ट एक त्वचा परीक्षण है, स्किन टेस्ट यहाँ पर है, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति डिप्थीरिया के लिए अति संवेदनशील है या नहीं। इसका नाम इसके जो आविष्कारक थे बेला शिक, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया था, जो अमेरिकी बाल रोग के विशेषज्ञ थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये टेस्ट किया जाता है। ये शिक परीक्षण में ये डिप्थीरिया को चेक किया जाता है ना, जो गले में यहाँ पर अपने जम जाता है। ठीक है, इसके लिए जो है शिक टेस्ट किया जाता है। ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें जो है पहले एक इंजेक्ट किया जाता है ना, डिप्थीरिया टॉक्सिन यहाँ पर दी जाती है 2 to 4 डेज, 2 से 4 दिन के बाद यहाँ पर टेस्ट किया जाता है वापस से कि क्या कोई एंटीबॉडीज यहाँ पर बनी या नहीं बनी, फिर इस हिसाब से टेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? देखो इसमें दे भी रखा है 0.1 ml ऑफ डिल्यूटेड 1/50 ml डिप्थीरिया टॉक्सिन। पहले यहाँ पर डिप्थीरिया टॉक्सिन दी गई, ठीक है, इंजेक्टेड इंट्राडर्मली, स्किन के अंदर इसको इंजेक्ट किया गया। ठीक है, उसके 2 से 4 दिन के बाद इसका रिएक्शन यहाँ पर देखा गया, क्या बॉडी इसके प्रति संवेदनशील है, क्या बॉडी इस डिप्थीरिया टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज निर्मित कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट शो किए जाएंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। ओके, तो शिक टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है? तो हम लोग बोल सकते हैं डिप्थीरिया का चेक करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई व्यक्ति डिप्थीरिया से ग्रसित है। जैसे वो अपनी डीपीटी की वैक्सीन लगती है ना, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस की जो वैक्सीन लगती है बच्चों में, वही वाली चीज है। मांस, मछली, अंडे और दूध कौन से प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत है? ये जो माने जाते हैं, ये इनमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन रहता है, तो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के प्रोटीन यहाँ पर माने जाते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा शरीर को जो है कम मात्रा में भी अगर ये मिलेगा तो बहुत अधिक मात्रा में शरीर को प्रोटीन मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थयात्रियों को सामान्यतः कौन सी वैक्सीन यहाँ पर दी जाती है? जो भी व्यक्ति मिडिल ईस्ट जाएगा, ठीक है, उसको कौन सी वैक्सीन यहाँ पर दी जाती है? इसका सर्टिफिकेट लगता है जब आप वहां जाएंगे, है ना, तो पहले इसका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। मैनिनोजाइटिस के लिए, पित्त ज्वर, येलो फीवर के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, या फिर डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, ये जो तीनों बीमारी है इसके लिए। तो देखो व्यक्ति ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जैसे कुछ बीमारियां देखी जा सकती है, जैसे मिडिल ईस्ट वगैरह आप जाएंगे, अफ्रीका वगैरह आप जाएंगे, तो वहां पर येलो फीवर ज्यादा रहता है लोगों में, है ना, तो वहां पर जाने से पहले जो है येलो फीवर का वैक्सीन लेकर जाया जाता है। ठीक है, तो येलो फीवर का वैक्सीन लगेगा, फिर उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे, देन फिर आप वहां पर जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, येलो फीवर अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये कुछ 15 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अपनी नेक्स्ट सीरीज में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आपकी कंप्लीट क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। फीमेल सुपरवाइजर का जो अपना ये वाला सेक्शन है पोषण व स्वास्थ्य का, और अपना जो बाल विकास वाला सेक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, ईसीसी वाला, वो सेक्शन भी कंप्लीट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर कर आप कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।